लेकिन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होना और वो मजबूत होना, आपको समझना होना और आपको ये भी पता होना कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या लिमिटेशंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सोचना। अगर जिस दिन हमने समझ लिया कि नहीं हम पूर्ण सत्य हैं, उस दिन फिर आप जो है आप स्वयं भी गड्ढे में जाएंगे और देश को भी गड्ढे में ले जाएंगे। पर राजनीति से जुड़ने का फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं। सर अभी एक नया ओपिनियन जन्म ले रहा है इंडिया में, सोसाइटी में, हिंदू राष्ट्र, उसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? Hello everyone, welcome back in this another episode of the DNLU podcast. My name is Madhav Soni and today we have with us Animesh sir. Come on the podcast sir. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत बढ़िया, दिस इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड सो हैप्पी टू बी हियर एंड टॉक अबाउट थिंग्स जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती लॉ स्कूल्स में। हम सभी बातें करते रहते हैं कि देयर इज़ मोर टू लाइफ देन एकेडमिक्स in law schools and holistic development of the students is a very important part, but कुछ चीज़ें छूट जाती। आई एम हैप्पी कि DNLU पॉडकास्ट के थ्रू हमारी मीडिया टीम ने ये स्टार्ट किया है, सो आई एम सो ग्लैड टू बी हियर ऑल इन ऑल। यस सर, काफ़ी सारे ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एज अ लॉ स्टूडेंट, बट सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर नहीं हो पाती हैं। तो सर थ्रू दिस पॉडकास्ट हम ट्राई कर रहे हैं वेरियस टॉपिक्स कवर करें। सो सर ऑन दिस वेरी आवर ओन टॉपिक वी विल डिस्कस समथिंग, but sir firstly tell us about your political background if any. I don't have any political affiliations as such, but to me my politics is very simple. I have been I'm born and raised in a small city where I studied in Saraswati Vidya Mandir, which is obviously a school which is affiliated to Vidya Bharati. Vidya Bharati is an institution which is aligned with Sangh Parivar, what we say. The parent organization is Rashtriya Swayamsevak Sangh, and there are a number of organizations including Vidya Bharati, Seva Bharati, Akhil Bharati Vidyarthi Parishad, Bharatiya Janata Party, a number of organizations is there are there। और उसमें से एक है बच्चों विद्या भारती, और उस विद्या भारती के एक स्कूल में मैं पढ़ा। बचपन से शाखा जो संघ की होती है उसमें मैं गया रहा और लंबे समय तक मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। और मुझको लगता है कि पॉलिटिक्स में नहीं बट एक आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में होना आपकी डेवलपमेंट के लिए, एक विद्यार्थी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझको लगता है कि मुझे कई जगहों पे इस चीज़ ने हेल्प की है कि मैं पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड हूँ, मेरा एक पॉलिटिकल स्टैंस होता है चीज़ों को लेकर के। तो डेफिनेटली आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द इंडिक विंग ऑफ द पॉलिटिक्स, जिसको कई बार राइट विंग भी कहते हैं। तो मैं जुड़ा रहा हूँ एंड आई एम अनअपोलोजेटिक अबाउट इट एंड एवरीबडी शुड बी। भारत लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की सुंदरता इसी में। तो ये बच्चों एक ब्रीफ बैकग्राउंड है मेरा। सर आपने आइडियोलॉजीज़ की बात की है, सो सर बिफोर एंटरिंग इन दी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, सो हमें अपनी आइडियोलॉजी ऑलरेडी डिसाइड कर लेनी चाहिए या फिर बाद में एंटर होने के बाद डिसाइड करनी चाहिए कि हम किस आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं? देखिए, आइडियोलॉजी डिसाइड करना इज़ नॉट वेरी सिंपल। हम चीज़ों को जब तक पढ़ते नहीं हैं, जब तक समझते नहीं हैं, तब तक हमारा एक आइडिया बिल्ट नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल हम लोग दोनों पक्षों को सुनते हैं, हर तरह के विचार पढ़ें। जब तक आप हर तरह के विचार नहीं पढ़ते तब तक आपका जो फिर आप लाइन पर चलने वाले व्यक्ति हैं। लाइन पर चलने वाले व्यक्ति ठीक होते हैं, बट एक लॉयर को, एक लॉ विद्यार्थी पढ़ने वालों को, आप समाज के लीडर, आप पहली पंक्ति में खड़े हैं, आप समाज के अग्रेसर हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप किसी के पीछे ब्लाइंडली चलें। खासकर व्यक्ति के पीछे या एक आइडिया के पीछे आप ब्लाइंडली चलें, ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर आइडियोलॉजी की, हर विचार की एक लिमिटेशन है। और उस लिमिटेशन को अगर आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप एक ब्लाइंड फॉलोअर हैं, आप लीडर कभी नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट आना पड़ता है। कई लोग जो हैं वो बिल्कुल इनडिफरेंट होते हैं, वो उनका नेचर है, वो स्वयं में रहते हैं, तो वो उस बात को स्वीकार करने में भी कोई समस्या नहीं है कि मुझे इससे रुचि नहीं। जैसे तुलसीदास कहते थे ना, हम कौन रिपो हमें कहानी, whosoever becomes the king what I have to lose। तो उनकी भी एक विचार है
लेकिन कई बार पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड बातें भी कहते थे। कबीरदास को देखें आप, भारत की 400-500 साल की हिस्ट्री में आपको हर परंपरा में ऐसे लोग मिलेंगे जो कि इनडिफरेंट है चीज़ों से, और कुछ लोग मिलेंगे जो कि बाकी काम करते हुए भी काफ़ी पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लॉ स्कूल में है, पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड है, उसको लगता है कि समाज, देश में एक विचार और एक व्यवस्था है, उसमें उसका इंटरेस्ट है, तो मैं कहता हूँ कि उसको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ें, सीखें और जुड़े चीज़ों से। जब तक आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप फॉलोअर होंगे। और भारत में फॉलो करने वाले लोग पहले ही बहुत हैं। हम सबको पता है कि भी पॉलिटिकल लैंड डायस्पोरा में, पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमेशा जो लॉयर्स हैं वो पहली पंक्ति में रहे हैं। भारत की आज़ादी के आंदोलन से लेकर अमेरिका की आज़ादी के आंदोलन तक लॉयर्स ही हर रिवॉल्यूशन के, हर परिवर्तन के, हर व्यवस्था को बनाने में फोरफ्रंट पे लॉयर्स रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है तो उसको ये समझना चाहिए कि हमको एक इन्फॉर्म्ड आइडियोलॉजी में हमारी होनी चाहिए, रिजिड नहीं, इन्फॉर्म्ड। और वो इन्फॉर्मेशन पढ़ने से आएगी, हिस्ट्री पढ़ने से आएगी, फिलॉसफी पढ़ने से आएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी है। सर काफ़ी ब्रीफली आपने इम्पोर्टेंस बताया पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ का, बट मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन है कि सर किस एक्सटेंट तक हमें अपनी आइडियोलॉजी के प्रति जो है बिल्कुल रिजिड तरीके से फॉलो करना चाहिए ब्लाइंडली, या फिर समटाइम्स सर प्रैक्टिकल सिचुएशन पे होता है ये चीज़ डिपेंड कि कई बार उतना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर विचारधारा रिजिड है तो फिर वो ठीक विचारधारा नहीं। विचारधारा के ठीक होने के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, एक आपका है वर्ल्ड व्यू, अगर आपका वर्ल्ड व्यू फिक्स्ड भी है तो भी आपको सिचुएशनली यू विल हैव टू डिफरेंशिएट। आपको अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चीज़ें करनी, सोचनी और समझनी पड़ेंगी। थोड़ी सी स्वीकार्यता आपको रखनी पड़ेगी, कोई बात किसी ने सही कही। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स रिजिड नहीं है। भारत में जो राइट है वो भी पॉलिसीज़ उसकी भी लेफ्ट जैसी हैं। स्ट्रिक्ट राइट कोई नहीं है, स्ट्रिक्ट लेफ्ट कोई नहीं है। भारत का लेफ्ट कभी नहीं कहता कि हमको ऑटोक्रेटिक स्टेट चाहिए, जबकि लेफ्ट की आइडियोलॉजी ऑटोक्रेटिक स्टेट की। लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए और लिबरल आइडियाज़ होने चाहिए। भारत का राइट जो है, जिसको आप सो कॉल्ड राइट कह सकते हैं, उसने जो है सोशलिज्म के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, 50 तरह की योजनाएं भारत सरकार चलाती है जो कि कैपिटलिस्ट नहीं है और सोशलिस्ट है अपने अप्रोच में। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, आपके आइडियोलॉजिकल कन्विक्शंस रहें, ये अच्छी बात है। ये आपको स्पाइन देता है चीज़ों को, आपके पॉलिसी के बारे में सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होना और वो मजबूत होना, आपको समझना होना और आपको ये भी पता होना कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्या लिमिटेशंस है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सोचना। अगर जिस दिन हमने समझ लिया कि नहीं हम पूर्ण सत्य हैं, उस दिन फिर आप जो है आप स्वयं भी गड्ढे में जाएंगे और देश को भी गड्ढे में ले जाएंगे। तो पूर्ण सत्य का भ्रम नहीं रखना अपने आप के लिए। ये समझना कि हाँ ठीक है, मेरा एक विचारधारा है, उस मेरी विचारधारा की कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। किसी आइडियोलॉजी के किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ कह दी जो उस समय के हिसाब से ठीक थी, अभी ठीक नहीं है, तो आपको उससे खुद को डिस्टेंस करना चाहिए। तो ये एक बात है कि हमको रिजिड नहीं होना चाहिए, विल हैव टू बी फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल होने के लिए नहीं कि अपनी आइडियोलॉजी तोड़कर फ्लेक्सिबल होया जा सकता है, नहीं। अपनी आइडियोलॉजी में रहते हुए भी, मानते हुए कि मैं इस आइडियोलॉजी का हूँ, फिर भी आप फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं। भारत के बड़े नेताओं ने की, हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी जी की एग्जाम्पल है। बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत आइडियोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। मनमोहन सिंह जी ने दिखाई है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारत की बहुत एक ग्लोरियस परंपरा है। सर आपने बताया कि आप काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से इंगेज थे, पहले कनेक्टेड थे, तो सर आपका इन्वॉल्वमेंट कभी रहा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी? देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स जहाँ तक बात होती है, तो जैसे कि मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स जो है
जैसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होती है, DU में या JNU में या अलग अलग विश्वविद्यालयों में, वैसी पॉलिटिक्स नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती। हमारे यहाँ एफिलिएटेड ABVP, NSUI, SFI, आइसा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करते विश्वविद्यालयों में, जो मेरे हिसाब से एक ठीक चीज़ भी है, ये एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में छात्रों के पास इतना समय नहीं होता कि वो राजनीतिक चीज़ों को उतना समय दे सके। हमको एक्टिविज़म और आइडियोलॉजिकल वर्क में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, हमको थोड़ा अलग करना पड़ेगा कि भाई हम हर मुद्दे पर जा कर के आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ सुनाएं, या हमारे पास है कि हम जो है उसके लिए आइडियोलॉजिकल बेस तैयार करें। मेरे हिसाब से लगता है मुझे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको हमेशा लगना चाहिए कि हम एक्टिविज़म से दूर रहें तत्काल के लिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और समय बहुत मूल्यवान है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हेक्टिक शेड्यूल होता है और मुझको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कम समय है, बहुत सारे विषय हैं। अब उन सबको पढ़ते पढ़ते आपके पास एक्टिविज़म का समय हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। आपको कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को और अपने स्किल डेवलपमेंट को साइड पे करना पड़ेगा एक्टिविज़म करने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ एट द सेम टाइम कि हमको समय निकालना चाहिए आइडियोलॉजिकल परस्यूट्स, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के लिए। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी, लॉ विद्यार्थी है, वो किसी पॉलिटिकल उद्देश्य से या फिर जनता के उद्देश्य से कोई PIL फाइल करता है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात, दिस इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ योर आइडियोलॉजी, योर पॉलिटिकल एक्यूमेन। आप RTI फाइल करें, आप PIL फाइल करें, आप जो है कोर्ट्स में पिटिशन लगाएं, इंटरवीन करें, एक सेमिनार लिखें, आप उस पर रिसर्च पेपर्स पब्लिश कराएं, आप टॉक्स करें, आप बात करें। आपका काम एक इंटेलेक्चुअल काम है। इस बात को हम समझें कि एक्टिविज़म करने के लिए भारत में बहुत सारे लोग हैं और मैं चाहता हूं कि भाई और से अधिक लोग अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में अवेयर हों, ये अच्छी बात है। लेकिन भारत में नेशनल यूनिवर्सिटीज़ कम है, उसमें भी पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकली चार्ज्ड विद्यार्थी बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं कि एक्टिविज़म में ना होना नेशनल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का अच्छी चीज़ है। पॉलिटिकल एक्टिविज़म, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट एक्टिविज़म बहुत लिमिटेड की तरह काम करता है, बहुत लिमिटेड उसका पर्सपेक्टिव है। लेकिन मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि लीगली, लॉ की फील्ड में लीगल एक्टिविज़म जिसको कहते हैं, वो आज के देश के समय में आवश्यकता है। और किसी भी आइडियोलॉजी को, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को पॉलिटिकल एक्टिविज़म चाहिए तो लीगल एक्टिविज़म भी चाहिए, बुद्धिजीवी भी चाहिए अपनी बात रखने के लिए। तो मुझको लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यस सर। सर, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हैं? नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वविद्यालयों के नियमों के अगेंस्ट है ये। तो सरकारी सेवा में रहते कोई व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता, जो कि एक सही रूल है। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों और सरकारी नौकर हैं, दोनों साथ में नहीं होते। तो इस विषय में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी आइडियोलॉजी स्पष्ट रखें। आपको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होना आवश्यक नहीं, आप इंटेलेक्चुअली अपना काम कर सकते हैं। मैं बहुत सारे मामलों में इंटेलेक्चुअली काम करता हूँ। अभी काफ़ी संगठनों के माध्यम से मैं जिनसे जुड़ा रहा हूँ, उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, या फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में है, या फिर जो देश में अभी भी एक मुद्दा चल रहा था सेम सेक्स मैरिज का, उसके विषय में भी सब लोग लगे हुए हैं। सब लोग अपने अपने स्तर पे एक आइडियोलॉजिकल, एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी उसी में लगे हुए हैं। हम अपना पार्ट कर रहे हैं अपने आइडियोलॉजी और अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को डिसेमिनेट करने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना, झंडा उठाना, नारा लगाना, मेरे विचार में इसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। So my next question is that कि what are the qualities and skills a student must have to be a good politician? देखिए, अगर राजनीतिक क्षेत्र में करियर बनाना है किसी को, somebody wants to make a career in politics, तो पहली चीज़ जो क्वालिटी आप कहें वो है एम्पैथी। जब तक आप दूसरों के कष्ट से दुखी नहीं होते और दूसरों के सुख से सुखी नहीं होते, तब तक आप राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर सकते। जिसको हम कहते हैं ना, यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ गुड पॉलिटिक्स।
यू कैन बी पार्ट ऑफ बैड पॉलिटिक्स, आप अपने हित के लिए काम करें, बट वो पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। एम्पैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि भाई आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना आप पॉलिटिक्स में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। नॉलेजेबल पीपल हु आर हैविंग नॉलेज अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, और इसमें मैं आपको किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें आपको समाज के ज्ञान को भी जोड़ रहा हूँ कि इफ़ यू नो अ लॉट अबाउट सोसाइटी, आपको समाज में क्या चल रहा है ये पूरा पता है, आपको अपने गांव में पूरा क्या पता है कि कौन व्यक्ति है, उसका क्या नाम है, उसकी कहाँ शादी हुई है। अगर ये सारी चीज़ें आपको सब पता है तो आप मुखिया बन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के आप जीवन से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको समाज के मुद्दे, समाज की समस्याएं, समाज क्या सोचता है ये पता है, इस चीज़ का भी ज्ञान है, तो समझिए कि आप एक पॉलिटिकल क्षेत्र में अच्छा कार्यकर्ता बन सकते हैं। तो ज्ञान हो गई, एम्पैथी हो गई। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जो है पब्लिक रिलेशंस में कैसे हैं, यानी आप एक स्ट्रेंजर से बात करने में सहज रहते हैं या नहीं रहते। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपका कोई सर्कल नहीं है, पूरा समाज ही आपका सर्कल है, तो आप पूरे समाज के सामने सहज होने चाहिए। आप एक व्यक्ति से बात कर पाएँ बिना उससे किसी पूर्व परिचय के, तो समझ में आता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है राजनीतिक क्षेत्र में ठीक ठाक काम कर सकता है। ये तो 3 मुख्य बातें हो गई। 2-4 और विषय है, जैसे कि आपके रोजी रोटी की समस्या नहीं होनी चाहिए ताकि आप राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा समय दे सकें, समय देने की चीज़ है वो। दूसरी बात, आपके कनेक्शंस कैसे हैं, इससे बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और चौथा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, ये भी बहुत मैटर करती हैं। बहुत सारी, ऊपर वो छोटी बातें हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्या आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, क्या आप एम्पैथी रखते हैं, क्या आपको अपने समाज का ज्ञान है, इफ़ यू हैव सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सोसाइटी। सर किसी भी स्टूडेंट को अगर पॉलिटिक्स में फ्यूचर में इंगेज करना चाहे वो अपने आप को, तो वो कौन सा राइट टाइम होता है कि वो उस वर्ल्ड में एंटर करे? देखिए, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का बिल्कुल अलग सीन है। पर भारत में अभी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जगह खाली नहीं है, भरे हुए हैं लोग इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। सबको मुखिया बनना है, सबको सरपंच बनना है, उससे लेकर के, और वहाँ पे धन बल भी बहुत ज़्यादा लगता है, मनी मैटर्स, मसल पावर। तो एक लॉ का विद्यार्थी जो कि सोफिस्टिकेटेड रहता है, वो एक ककून से निकल के आया है 12वीं के बाद सीधे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, वो क्या कर पाएगा उसमें मुझे संदेह है। लेकिन अगर वो आइडियोलॉजिकल जो है उसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें आना चाहता है, और एक मैंने कहा ना इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स यानी लोकसभा वाली पॉलिटिक्स और राज्यसभा वाली पॉलिटिक्स में बहुत अंतर है। तो अगर एक नेशनल यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी है, वो लोकसभा की पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो फिर तो रास्ते बिल्कुल अलग है। फिर तो आप सड़क पर घूमिए, सड़क पर घूमे बिना कोई नेता नहीं बनता। सड़क में आपकी स्वीकार्यता हो, या फिर फिल्मों में चले जाइए, आप हीरो बन जाएंगे तो चलेगा काम। लेकिन अगर आपको राज्यसभा वाला पॉलिटिशियन बनना है, यानी कि आपको पार्टी की आइडियोलॉजिकल बेस पे जाना है, आप पार्टी का चेहरा बन सकते हैं, आप एक विद्वान के रूप में कहला सकते हैं, तो फिर आपके लिए चाहिए कि आप अपने फील्ड के ज्ञाता हो, आप विद्वान हो, आपकी नॉलेज से पता चलेगा। अभी देखिए भारत के दोनों जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसमें वही लोग आगे हैं जो कि बहुत विद्वान है। मेरिटोक्रेसी पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली मेरिटोक्रेसी काम करती है। आप देखें हमारे अभी जो अपोजिशन पार्टी है उसमें भी सबसे कपिल सिब्बल हो गए, या वंशिक मनु सिंघवी हो गए, या फिर चिदम्बरम हो गए, पी चिदम्बरम हो गए। ये सारे लोग अपने एक्यूमेन, अपने ज्ञान से भारत के शीर्ष नेताओं में थे। इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई जाकर के जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ करके और मुखिया से, सरपंच से विधायक बन करके आगे बढ़ा होगा। ये सब के सब अपने ज्ञान से आगे बढ़े। इसी तरीके से आप रविशंकर प्रसाद जी हैं, किरण रिजिजू जी हैं, अरुण जेटली जी थी, सुषमा स्वराज जी भी थी, ये सब भी अपने ज्ञान और अपने स्किल्स से धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। एक और जो मैं टिप देना चाहूँगा उन छात्रों को जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म से जुड़ना चाहते हैं, वो ये है कि आप जुड़े, कार्यक्रमों में जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कार्यक्रम कराती है, कार्यक्रम में जाएं, अपना परिचय बढ़ाएं, कनेक्ट विथ मोर पीपल। धीमे धीमे आप कनेक्ट करेंगे, आप काम करेंगे, आपको
तो धीमे धीमे लोग नोटिस करेंगे। आप विश्वास मानिए, आज की सारी राजनीतिक पार्टियों को ऐसे लोग ज़रूर चाहिए जिनको वो बुद्धिजीवी कह सकें। आज से 50 साल पहले शायद समाज में इस बात की कोई महत्व नहीं होगा कि भाई किसी के पास कितनी डिग्रियां या कौन कितना बड़ा विद्वान है। पर अगर आप जाएंगे और अभी का आप कहेंगे कि भाई ये माधव जी हैं, ये BLLB LLM PhD और 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और AOR हैं, तो लोग तत्काल सुनेंगे अच्छा नहीं, दिस पर्सन इज़ अ नो नॉनसेंस सीरियस पर्सन है, गंभीर बात होगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा। तो ये बातें महत्वपूर्ण है। दिस इज़ द वे यू शुड कनेक्ट, देन यू विल बी इवेंचुअली गेट नोटिस्ड, और धीमे धीमे आप काम मिलना लगेगा आपको, आप बढ़ने लगेंगे, आपको मंच मिलेगा, मंच से आप फिर छोटे मंच से बड़ा मंच, बड़े मंच से भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच तक जाएं हमारे विद्यार्थी। अब मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बट सर, जो फैमिलीज़ जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है किसी पॉलिटिकल पार्टी में या किसी पोस्ट पे बैठी हुई हैं, वो किसी आउटसाइडर को कैसे अलाउ कर सकते हैं? तो उस पर सर आपके क्या थॉट्स है कि कैसे अपनी जगह बना सकते हैं उस नए अरेना में जाके, नए वर्ल्ड में जाके? देखिए, परिश्रम से अब वो ज़माने पॉलिटिकल फैमिलीज़ के और वो धीमे धीमे समाप्त हो रहे हैं। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में, इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये एक ट्रांजिशन फेज़ है, एक संक्रांति का काल है। और मुझको लगता है कि आज से 20 साल 25 साल में कोई किसी से ये नहीं पूछेगा कि आपके पिता कौन है, आपके माता कौन है, कौन थे, वो क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि इस चीज़ के प्रति एक डिसडेन भारत के समाज में बढ़ा है। आप इसको पॉलिटिकल क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नेपोटिज्म और बॉलीवुड के नेपोटिज्म से जोड़ कर देखें तो वो सिर्फ ये जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो परिवर्तन आया है उसी का रिफ्लेक्शन है। तो मेरे हिसाब से कोई अगर व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई फैमिली इस्टेब्लिश्ड है, तो आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद वो मीनिंगलेस हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज विल गो एक्सटिंक्ट, पॉलिटिकल फैमिलीज विल गो एक्सटिंक्ट, और जो वर्दी होगा, जो सक्षम होगा, जो काबिल होगा, वही रहेगा। सर, आपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात की और देन उसके बाद राज्यसभा पॉलिटिक्स की बात की, तो ऑब्वियसली बात है, जो बड़े चेहरे होते हैं वो तो हमें देखने को मिल जाते हैं कि राज्यसभा में MP बन गया कोई लॉयर। बट और कौन कौन से सर रोल्स एंड पोजीशंस अवेलेबल है लॉ स्टूडेंट्स के लिए सो दैट दे कैन गो फॉर दैट पोजीशंस? हाँ, एक इससे बहुत महत्वपूर्ण आपने पूछा माधव। पॉलिटिकल थिंक टैंक्स आजकल बहुत अधिक उनका रोल हो गया है। अभी आप पॉलिटिकल थिंक टैंक्स जो है, जैसे भी प्रशांत किशोर जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे कम से कम 15 से 20 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत अच्छी धनराशि देते हैं विद्यार्थियों को कि वो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर सकें। तो पॉलिटिकल थिंक टैंक्स आर अ वेरी गुड प्लेस। दूसरी बात, अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो एज एन एडवोकेट अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे पॉलिटिक्स करने से एडवोकेट्स का क्या होगा, पर ऐसा नहीं होता। हमारे देश में दुर्भाग्य से सरकारी वकीलों की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल होती है। यस सर, सभी को पता है, इस सच से भागने का कोई इवन सर समवेयर जुडिशरी की भी अपॉइंटमेंट्स में भी इट इज कंट्रोवर्शियल। थोड़ा उसमें वो थोड़ा इट इज अ स्ट्रेच अ बिट, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे भी ये चीज़ मैटर करती है। और यहाँ तो खुली अपॉइंटमेंट है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोसिक्यूटिंग जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से लेकर हाई कोर्ट में कौन गवर्नमेंट एडवोकेट, कौन गवर्नमेंट प्लीडर, कौन अटॉर्नी जनरल बनेंगे, सब के सब राजनीतिक वो है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं। तो अगर आप पॉलिटिकली वेल एफिलिएटेड हैं और आप काबिल हैं तो आपके लिए अपने प्रोफेशन में रास्ता खुला हुआ है। 50 सरकारी और गैर सरकारी संगठन है, उन सबको वकील चाहिए, रिटेनर पे रखते हैं। और राजनीति हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है और हर चीज़ राजनीति से इन्फ्लुएंस होती है। कंपनियों के को लॉयर रखने, तो एक नेताजी फ़ोन करते हैं कि देखिए हमारे यहाँ वकील साहब, हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े अच्छे वकील, आप इनको अपना वकील रखिए। अब वो कंपनी उस राजनेता को वो नाराज़ नहीं करना चाहेगी। तो बिल्कुल आप विश्वास मानिए, मेरे नज़र में ऐसे वकील हैं जो शायद 6 फंडामेंटल राइट ना बता पाए, पर आज सरकारी वकील हैं क्योंकि उनके राजनीतिक, और ये सभी पार्टियों में, सभी सरकारों में, सभी पार्टियों में, बिहार में जहाँ पे दूसरी सरकारें हैं और जहाँ पे मध्य प्रदेश में जैसे कि जो सरकारें हैं, सब जगह की सरकारों में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो राजनीति से जुड़ने का फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं। आपका संपर्क बनेगा। एज एन एडवोकेट हम लोगों को कहा जाता था
कि आपको कितने लॉज याद नहीं, आपकी पूंजी नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन में कितने लोगों के नंबर सेव हैं। मुझे उस समय कहा गया था आपकी डायरी में कितने नंबर हैं, तो मोबाइल फ़ोन में कितने नंबर सेव हैं और कितने लोगों के मोबाइल में आपका नंबर सेव है, ये पूंजी होती है वकील की। और ये चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ों से जुड़ने पे बहुत लाभ करती है। सर बार पॉलिटिक्स के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? बार पॉलिटिक्स, अगर आप व्यस्त हैं अपने प्रोफेशन में तो बार पॉलिटिक्स को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। हाँ खैर ठीक है, बार पॉलिटिक्स उसी तरह से विश्वविद्यालय का पॉलिटिक्स होती है। विश्वविद्यालय के पॉलिटिक्स से आप बड़े नेता नहीं बनते, बशर्ते कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हो। वहाँ पे भी मैं नहीं जानता कि कोई आजकल के समय में कोई बहुत बड़ा नेता बना हो। तो बार काउंसिल भी वो दिल बहलाने के लिए चीज़ें होती हैं, उसमें भी कुछ विशेष मैं नहीं मानता, लेकिन ठीक है, वो उसका भी एक बड़ा महत्व है। बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस को अच्छा नेतृत्व मिलता है तो कोर्ट अच्छी तरीके से चलती है, और कोर्ट सुचारू रूप से चलती है तो द लिटिगेंट्स आर बेनिफिटेड, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट as far as politics goes, I do not think that has much consequence. सर समवेयर अगर हम एंटर कर जाते हैं पॉलिटिकल अरीना में तो सर अर्निंग को और इस करियर को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, वो जो 10% लोग हैं वो 100% वेल्थ, मे बी 90% वेल्थ अपने पास रखे हुए हैं। 90% लोग जो हैं थोड़ी से पुअर कैटेगरी में फॉल करते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दे आर ऑल्सो विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। करेक्ट। सर उस अर्निंग सोर्स को और इस पैशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि ये बात तो सत्य है कि आपको पॉलिटिक्स में, जब मैं बता रहा था कि पॉलिटिक्स में जाने के लिए क्या गुण चाहिए, Yes. तो मैंने उसमें कहा था कि एक मेजर फैक्टर ये भी है कि आपके पास पैसे की चिंता नहीं है। अगर आप समृद्ध हैं तो पॉलिटिक्स आपके लिए आसान है, क्योंकि आपको सोचना नहीं है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आपका व्यापार है, आप अच्छा चल रहा है, आप समृद्ध परिवार से हैं, तो पॉलिटिक्स आपके लिए सामान्य है, सरल है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप एक मतलब मिडिल क्लास परिवार से या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो फिर पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको पॉलिटिक्स पार्ट टाइम करनी पड़ेगी। और या फिर अगर आप फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं तो इस बात की प्रार्थना कीजिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में आप हैं वो आपकी चिंता करे। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक पार्टियां भी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करती हैं जो फुल टाइम काम करते हैं, जिनको आप फुल टाइमर कहते हैं, पूर्णकालिक कहते हैं। तो पूर्णकालिक जो होते हैं वो फुल टाइमर होते हैं, पर यह है कि फिर आपको परिवार की चिंता छोड़नी पड़ेगी। अकेले की आपकी चिंता तो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, पर आपके पूरे परिवार की चिंता करें ऐसा संभव नहीं। तो अगर आपके पीछे डिपेंडेंट्स हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पहले अपनी एक स्टेबल रोजी रोटी की चिंता करें, उसके बाद जो आपका समय बचता है वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में लगाएं या पॉलिटिकल कामों में लगाएं। तो ये डिवाइड तो एक कड़वी सच्चाई है, इसका हम लोग कुछ विशेष कर नहीं सकते। सर अभी एक इमर्जिंग ट्रेंड है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, उस पर आपके सर क्या थॉट्स हैं? ये देखिए, मेरे हिसाब से, हाँ मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मेरे हिसाब से अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की शिक्षा की बात करता है ना, कि देयर शुड बी सम क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो ये उसकी गलती नहीं है, ये उसके माता पिता की गलती। अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है तो ये मेरे विचार से ये उसको पालने वाले, उसको ध्यान देने वाले, उसकी गलती है। तो किसी के माँ पिता के अपराध के लिए उसको दंडित करना तो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये कहा कि अगर किसी के पास किताबी ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको समाज का ज्ञान नहीं और समाज की के जानकारी का ज्ञान नहीं है। मैंने देखा है अपने गांव में, और जहाँ पे जब मैं कभी राजनीतिक लोगों से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई बार 8वीं पास जो कार्यकर्ता होते हैं उनके पास जो इंसाइट होते हैं समाज की समस्या में, द वे दे अंडरस्टैंड द सोसाइटी, और जो एफ्लुएंट लोग हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी क्रिटिसिज्म क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एरिस्टोक्रेटिक है, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़े हुए विदेश के बड़े बड़े परिवारों के लोग आते हैं, तो समाज उनसे कई बार असंतुष्ट रहता है कि भाई आपको हमारा क्या पता, आप हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। तो जो भारत में व्यक्ति है उसकी पॉलिटिकल कोर्स के लिए कोई किताबी क्वालिफिकेशन हो, ऐसा मुझको नहीं लगता कि आवश्यक है, क्योंकि अगर उसको उसके माँ पिता नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ा सके, तो ये समाज की विफलता है, उसके माता पिता की विफलता है। तो समाज की विफलता के लिए हम उसे दंड दें, ये तो मुझको लगता है बड़ा हास्यास्पद होगा, इसीलिए मेरा ये ऐसा मानना है।
सर अभी एक नया ओपिनियन जन्म ले रहा है इंडिया में, सोसाइटी में, हिंदू राष्ट्र, उसके बारे में सर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र भारत है। भारत सभी देश सभी धर्म का है। भारत जो है हिंदुओं का नहीं, ऐसा थोड़ी है, हिंदुओं का है। और जहाँ तक मैं बात करूँ ऑफिशियल लाइन की भी, तो कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा कुछ नहीं, बनाने जैसा कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, भारत का संविधान जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र होगा भी तो वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं। जैसा भारत हमारा है वैसा ही रहना चाहिए, वही भारतीय समाज का टॉलरेंस है। और ये टॉलरेंस जो है वो हमको, आप इस टॉलरेंस को हिंदू कहें, आप उस टॉलरेंस को भारतीयता कहें, या आप उसको कोई भी नाम दें, भारत की वो टॉलरेंस ही भारत की वो पहचान है। और जब भारत से पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गए तो वो टॉलरेंस वहाँ पे समाप्त हो गए। तो आप देखें वहाँ की स्थिति क्या है, धर्मांधता, आतंकवाद और वो बहुत सारी बुराइयाँ जो कि भारत जिनसे बचा हुआ है अभी तक बहुत हद तक। तो उसका कारण क्या है कि भारत सहिष्णु है, भारत टॉलरेंट है। और भारत की टॉलरेंस जो है, भारत की जो टॉलरेंस भी एक गलत शब्द है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि हम आपसे घृणा करते हैं बट सह रहे हैं आपको। भारत में स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, भारत की जो एक्सेप्टेंस है वो भारत की प्राचीन परंपराओं की वजह से। और मुझे लगता है कि वो प्राचीन परंपराओं को आप हिंदू परंपराएं कहें, भारतीय परंपराएं कहें, जिनमें बौद्ध परंपराएं हैं, जैन परंपराएं हैं, सिख परंपराएं हैं, तो वो परंपराएं भारत के प्राण हैं, वो भारत के जीवन का स्रोत हैं। तो उनसे भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो हिंदू राष्ट्र अलग से कुछ है ऐसा मुझको नहीं लगता। हाँ, भारत है, भारत से मैं आइडिया ऑफ इंडिया को सिनोनिमस मानता हूँ। जिसको आप हिंदू राष्ट्र का आइडिया कह रहे हैं उससे मैं भारत को सिनोनिमस मानता हूँ। सर बट देयर इज़ अ डिफरेंस समवेयर बिटवीन सिर्फ हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र। तो सर कुछ प्रोपेगेंडाज होते हैं जो सिर्फ यही बात करते हैं कि सिर्फ हमें एक रिलीजन को इस कंट्री में इस्टेब्लिश करना है। और देखिए, हाँ सर, ऐसे आप पूछेंगे किसी से तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या भारत में जो उन लोगों की है जो कि हिंदू स्वयं को कहते हैं। लेकिन मैं बताऊं आपको, जो आप तीसरे जो 5वें सरसंघचालक हुए डॉक्टर सुदर्शन जी संघ के, उन्होंने कहा कि whenever we say the word Hindu, we say that India is a Hindu nation, but whenever we say Hindu, it has a nationalist connotation. जब हम हिंदू कहते हैं तो हिंदू किसी पूजा उपासना पद्धति का नाम नहीं, किसी की पूजा करने को हिंदू नहीं कहते हम। हिंदू शब्द का मतलब है कि आप जो है भारतीय परंपराओं के प्रति निष्ठावान रहे। द आइडिया ऑफ इंडिया, इंडियन थॉट्स, whosoever is rooted in Indian thoughts and ideology, वो हिंदू है। तो उस तरीके से सोचना। हाँ, जब आप पूजा पद्धति पे जाने लगते हैं कि जैसे मैं पूजा कर रहा हूँ वैसे सामने वाला पूजा करे, और ये ऐसा नहीं है कि भारत के हिंदू समाज में, आप अब ब्राह्मिक समाजों में देखें उनमें भी बड़ी बातें हैं कि भाई जैसा मैं हूँ वैसा ही सही है, हमारे अलावा जो भी है वो गलत है। तो ये चीज़ भारत की परंपरा में नहीं है। भारत की परंपरा में कि आप भी सत्य हैं, आप भी सत्य हैं। गौतम बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने कहा वेद गलत है, किसी ने गौतम बुद्ध को पत्थर भी नहीं मारे, लोगों ने कहा हाँ भाई सब ठीक कह रहे हैं आप। कबीर ने कही मूर्ति पूजा की निंदा की, उन लोगों ने कहा हाँ भाई साहब कबीरदास जी महान है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का किया और कहा कि नहीं, सब कुछ ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, सब कुछ नहीं है, सब इल्यूजन है। किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। चारवाक ने कहा कि भाई जीवन में कुछ नहीं है, सब पाप पुण्य कुछ नहीं होता है, मजे करो। लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, आप चारवाक भी बहुत बढ़िया। ओशो ने कहा संभोग से समाधि तक पहुंचेंगे, किसी ने ओशो को पत्थर नहीं मारे भारत में। तो उपासना पद्धति भारत का वैशिष्ट्य नहीं है। इट्स नॉट द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया दैट वी फॉलो अ पर्टिकुलर way of worshipping or follow a particular ideology. This multiplicity of truth is the Hinduness of India. और जो भी व्यक्ति ये मानता है कि सत्य अनेक हैं और स्वीकार करता है दूसरे मतों को, इफ आई एक्सेप्ट योर आइडिया एज ट्रू, कि भाई मेरा विचार भी सही है, आपका भी विचार सही है, जब तक मैं ये मान रहा हूँ तब तक मैं हिंदू। जिस दिन मैं ये कह गया कि नहीं नहीं, मैं जो मान रहा हूँ, जिस तरीके से मैं उपासना करता हूँ उसी तरीके से अगर आप उपासना करेंगे तो सही, वरना आप जो है मेरे से अलग है, मेरे शत्रु है, उस दिन वो व्यक्ति हिंदू नहीं रह गया।
तो ये स्वीकार्यता जो है वो हिंदू होने का परम सत्य है। तो ये एक बात स्पष्ट होना चाहिए। लोग हाँ उत्साहित तो हैं, लोग इंटरनेट पे भावनाओं में बह जाते हैं, ऐसी क्या आवश्यकता है, उनको समझने की आवश्यकता है कि भाई जिस विचार से आप लड़ रहे हैं या विचार का आप निंदा कर रहे हैं, लड़ तो नहीं रहे, निंदा कर रहे हैं, उस विचार की अच्छी चीज़ें आप लें, बुरी चीज़ें ना लें। जी यस सर, करंट पॉलिटिक्स को देखते हुए सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता था, मे बी लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल हो। नहीं अरे हम लोग सेफ स्पेस में है ना। सर आपके एंडिंग नोट पे सर कोई सजेशंस एंड टिप्स हो दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड इन पॉलिटिक्स? देखिए भारत में पॉलिटिक्स की 3 धाराएं हैं अभी, है ना। एक है इंडिक धारा, राइट विंग धारा, एक है लेफ्ट की धारा, और एक है सेंट्रिस्ट आइडिया। अब वामपंथ में रहने का अधिक पैसा, उनके स्थिति खराब चल रही है भारत में। मतलब एक रियलिटी है कि पूरे भारत में सिकुड़ता जा रहा है वामपंथ का मुद्दा, क्योंकि मिडिल क्लास के राइज से ना उनको बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि वाम विचारधारा लेफ्ट का जो आइडिया है वो हैव और हैव नॉट्स का है, तो मिडिल क्लास तो है कुछ हैव समथिंग हैव नॉट समथिंग, तो ये बड़ी दिक्कत आती है। जहाँ तक भारत में बात है तो जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उससे जुड़ना तो सरल है। आप विद्यार्थी परिषद से जुड़ सकते हैं, आपके पास 50 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जो हमारी राइट विंग राष्ट्रवादी वाले आइडियाज़ हैं। बाकी एक मीनिंगफुल अपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मीनिंगफुल अपोजिशन जो है वो पॉलिसीज़ पे अपोज करना चाहिए। आइडियोलॉजी के बैटल में भी बहुत कठिन है हराना जो हमारा रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसको। आप पॉलिसीज़ के बैटल में हरा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये किया, इससे बेहतर ये कर सकते थे। व्यक्तिगत अटैक और जो आइडियोलॉजिकल बैटल है उसमें पराजय संभव नहीं है। और सभी देखिए ऐसी 50 नीतियाँ प्रधानमंत्री जी की हो सकती हैं, इनसे मुझे विरोध है और मुझको लगता है कि ये ठीक होना चाहिए, ऐसा गलत है, लेकिन एक बेटर अल्टरनेटिव का अभाव है। तो अगर कोई हम में से बेटर अल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहता है तो मैं उसको शुभकामनाएं दूंगा कि अगर देश में एक अच्छा स्वस्थ विकल्प, स्वस्थ विपक्ष कोई खड़ा करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बहुत सारे लोगों का प्रयास चाहिए होगा, बहुत सारे लोगों का एफर्ट चाहिए होगा। अगर कोई लगा रहा है एक स्वस्थ, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक विकल्प जो जिसकी की आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी हो, जो उड़े ना हवा के माध्यम से कि भाई हाँ आज हम ऐसे हैं कल हम वैसे, तो अच्छा नहीं। तो अगर कोई डेवलप करते इस तरह की बातें तो अच्छी बात है। मैं सलाह दूंगा सबको कि जुड़े, कम से कम अपनी बात कहें। आपको चुनाव ना लड़ना ना लड़िए, पर अपनी बात कहें। एटलीस्ट बी पॉलिटिकली इल्यूमिनेटेड, बी अवेक कि भाई हमारे राजनीतिक परिदृश्य में, हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप में हो क्या रहा है। इफ़ यू आर अवेयर यू विल बी अ गुड वोटर, एंड इफ अपॉर्चुनिटी बीइंग गिवन यू विल बी अ वेरी गुड लीडर। तो अवेयरनेस सबसे महत्वपूर्ण है। इसी नोट पे हम लोग अपनी बात लगता है समाप्त थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। होपफुली ये व्यूअर्स के लिए कुछ वैल्यू ऐड करेगा, एंड दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड इन पॉलिटिक्स उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके थॉट्स, आपके आंसर्स। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।